अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो बड़ी खबर शेयर करने वाली हूँ कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक कामयाब हो गया है। सुहेल आफरीदी ही वज़ीर आला बनेंगे, ये कंफर्म मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड करने लगी हूँ लेट नाइट, तो मुझे पता चला है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है। ये खबर मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी। और ये सिर्फ हमला कोई एक दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है, ये अफगानिस्तान की अफगान जो फौज है उनकी जानिब से हमला किया गया है और दहशतगर्दों और तालिबान के साथ मिलकर हमला किया गया है। और सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि पूरे बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाकों पर ये बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। ये कौन कौन से इलाके हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। फिर टीएलपी का एक अमन मार्च था, उसका क्या बना है अब तक, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और टीएलपी के धरने का मकसद क्या था, कुछ हकायक मेरे सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी। और क्या टीएलपी का धरना फैजाबाद पहुंचेगा या नहीं, इसके लिए हुकूमत क्या अभी ताकत का इस्तेमाल करेगी या फिर कोई मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हुई है, इन तमाम मामलात पर आज मैं डिस्कशन करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और इसके अलावा एयरफोर्स को भी इस्तेमाल किया गया है और एयरफोर्स की जानिब से भी वहाँ पर उनकी चौकियों को निशाना बनाया गया है। और मुतादिद अफगान फौजी और जो अखबाराज हैं, जो दहशतगर्द हैं या तालिबान हैं, वो हलाक हो गए हैं। और इसके अलावा ये किन किन इलाकों को निशाना बनाया गया है, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो अफगानिस्तान से निशाना बनाए जाने वाली जो इलाके हैं उसमें अंगूर अड्डा है, बाजोड़ है, कुरम है, दीर है, चित्राल है और फिर बाराम चा है। बाराम चा ये बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। और इनका मकसद ये था कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में इनको एंट्री दिलाना। इनका मकसद ये था कि दहशत गर्द जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन पाक फोर्सेस की जानिब से उनको ना सिर्फ वहाँ पर मारा बल्कि उनकी चौकियाँ भी तबाह की गई और जो उनके अफगान फौजी थे वो वहाँ पर लाशें छोड़कर और वो वहाँ से भाग गए और वो चौकियां छोड़कर वहां से भाग गए। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ बलूचिस्तान और फाटा यानी कि पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर एक टारगेट किस्म का पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और ये याद रहे, ये हमला उस वक्त किया गया है जिस वक्त जो अफगान वजीर खारजा है वो इंडिया के दौरे पर हैं। तो इस वक्त यही लग रहा था कि खित्ते में एक नया अलायंस इंडिया और अफगानिस्तान का बनने जा रहा है। और इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान की मुखालफत या पाकिस्तान का दुश्मन है और पहले ही कहता है कि वो पाकिस्तान को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। हालांकि ये ऐसा नामुमकिन है, लेकिन वो ये अगर ये उसकी खाम ख्याली है। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ वो मिलकर ये कहें कि अफगानिस्तान ने इंडिया को खुश करने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई की है या इंडिया के कहने पर की है, तो ये खारिज अज़ मुमकान नहीं है, इसमें कोई ना कोई हकीकत ज़रूर हो सकती है। तो ये अफगानिस्तान की जानिब से बाकायदा पहला बड़ा हमला पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरी तरफ जो अफगान फौजी थे वो भाग गए थे। तो ये इस वक्त हमारा जो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इस वक्त यहाँ पर कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में एक टारगेटेड हमला किया गया था, तालिबान को निशाना बनाया गया था। इसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये हमला क्यों किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हुई, इवन के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसकी तस्दीक करने से इनकार किया था। DGIS-PR ने भी इसकी ना तरदीद की ना तस्दीक की, लेकिन ये एक हमला किया गया था। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है क्योंकि वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान में हमले करते हैं, इसलिए उनको और अफगान गवर्नमेंट को बार बार कहा है कि इनको रोकें, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रोका। इसलिए अब इस किस्म की
एयर स्ट्राइक करके उनको टारगेट किया जाएगा और टारगेटेड किस्म की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात इतने कशीदा हो जाना, जिस अफगानिस्तान का मुकदमा हमने लड़ा है, जिस अफगानिस्तान के लिए जंग हमने अपने सर ली है, वो अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए शर्म का मुकाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि अफगानिस्तान अब हम पर हमला करेगा, पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये शर्म का मुकाम हमारे लिए है कि हम अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ते थे, हम कहते थे कि अफगानिस्तान जो है वहां पर उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन आज वो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कोताहियां और खामियां मौजूद हैं। उसकी क्या वजूहात हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि डिटेल में अगर मैं जाऊंगी तो फिर क्यों मेरे दूसरे जो टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं वो रह जाएंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक जो है वो कामयाब हो गया है। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक क्या था? इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक ये था कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि वो रिजाइन करें और सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद कर दिया। अब ये तमाम हलकों में हलचल हुई कि सुहेल आफरीदी वजीर आला नहीं बन सकते। हालांकि मुझे समझ नहीं आई कि सुहेल आफरीदी जो है वो वजीर आला क्यों नहीं बन सकते, उसकी क्या वजह है। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब से बड़ी कोशिश की गई कि अली अमीन गंडापुर साहब को राजी किया जाए कि आप अगर कायम रहें तो हम आपको वजीर आला जो है बरकरार रख सकते हैं और उसके लिए हम एफर्ट कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने हामी नहीं भरी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी इज्जत इसी में ही बचाना बेहतर समझा कि वो रिजाइन करके इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, वरना जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और केपीके के अवाम है वो उनको कभी मुआफ नहीं करेंगे। जिस किस्म की उन्होंने गद्दारी की है इमरान खान के साथ, या ये कहें गद्दारी नहीं भी की है, लेकिन ये है कि वो दूसरी सफ में बैठ गए और वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर सब कुछ करते रहे, इमरान खान का जो हुक्म है वो नहीं मानते रहे। तो लिहाजा केपीके के लोग जो हैं वो अब इससे अली अमीन गंडापुर सबसे शदीद नाराज थे। वो आपने देखा था कि जब पेशावर में जलसा हुआ था इमरान खान की कॉल पे, तो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब का वहां पे जो शुरका आए थे उन्होंने जूतों चप्पलों से उनका इस्तकबाल किया था और फिर वो दुम दबा के भागे थे, वो सबने देखा था। तो इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने तो अब जो है इनकार कर दिया। अब कोई और ऑप्शन नहीं था कि क्या किया जाए। अब ऑप्शन जो था हुकूमत के पास, या फिर ये कहें कि मुक्तदरा हलकों के पास, उनके पास ये था कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, या फिर पीटीआई के लोगों को तोड़ा जाए और अपना कोई कैंडिडेट, ऑपोजिशन का कैंडिडेट जो ऑपोजिशन लीडर है उबैद, उनको सामने लाया जाए। लेकिन अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक जो पीटीआई के तमाम कैंडिडेट जो है वो पीटीआई के साथ इंटैक्ट है और वो सुहेल अफरीदी के हामी है। और अब जो इस्तीफा जो फैसल करीम कुंडी साहब जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या वो कह रहे थे मुझे मौसूल नहीं हुआ, और फिर बाद में कहा कि ये इन रिटर्न नहीं है। अब इन रिटर्न भी अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब फैसल करीम कुंडी साहब ने इसके ऊपर ये फरमाया है कि वो उनको इस्तीफा तो मौसूल हो गया है, लिहाजा पीर को वो फैसला करेंगे कि इस्तीफे को मंजूर करना है या नहीं। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला रहेंगे। ये गवर्नर केपीके कह रहे हैं। हालांकि गवर्नर केपीके और जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो हमने देखी है कि वो किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने होते थे। कभी यही फैसल करीम कुंडी साहब थे जिनको अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो केपीके हाउस में दाखिल नहीं होने देते थे। तो अब यही फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला अभी तक रखना चाहते हैं। बहरहाल कानून कहता है कि जब इस्तीफा मौसूल हो जाए गवर्नर को तो इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है। अलबत्ता कोई कानूनी सुकम उसमें किसी किस्म की कोई कानूनी सुकम डालने की कोशिश की जाए वो एक अलग बात है, कोई जवाज घड़ने की कोशिश की जाए वो एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत इस वक्त भी, वफाकी हुकूमत भी और एस्टैब्लिशमेंट भी कोशिश करी है कि सुहेल आफरीदी को किसी तरह से वजीर आला बनने से रोका जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो इकट्ठी होगी, मुत्तहिद हो गई है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है
کہ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुत्तहिद हो गई है और केपीके में वो सुहेल आफरीदी के नाम पर इत्तफाक करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और ये स्पीकर जाहिर है कि स्पीकर ने तलब किया है और उसके लिए वजीर आला का और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि वजीर आला का इंतखाब और उसके लिए वोटिंग होगी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपने जितने भी एमपीएज हैं उनको कहा है कि अगर कोई बैरून मुल्क है तो वो वापस आ जाए। 2-3 तो कुछ लोगों के नाम आए हैं कि जो बैरून मुल्क थे वो वापस भी आ चुके हैं। तो अगले जो जिसे कहते हैं कि तकरीबन कोई 60 घंटे जो है वो बहुत अहम है। इसके लिए जो वज़ीर आला के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का जो है वो इतवार के दिन 3 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक होगी, ये सेक्रेटरी असेंबली ने कहा है। तो इस वक्त जो हालात वाक़यात मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त होने जा रही है और इमरान खान को ये पहली जो फतह है वो नसीब होने जा रही है कि जिसमें उन्होंने कोई सियासी फैसला किया है। वैसे इस वक्त इमरान खान कुछ ना भी करें तो इमरान खान ही जीत रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का बयानिया ही सिर्फ ना कबूल है, ना सिर्फ मकबूल है बल्कि कबूल भी है। तो अब जिनको नाकाबिले कबूल है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं नया बयानिया बनाने की, कोई नई हिकमत अमली देने की, लेकिन वो ना कोई नई हिकमत अमली चल रही है, ना कोई नया बयानिया चल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इमरान खान जो है वो जाहिर है कि वो हर तरह से जीत ही रहे हैं। वो जेल में बैठकर कुछ ना करके भी, कैदी होकर भी इस वक्त जो है वो जीत रहे हैं सियासी तौर पर। और इस वक्त जो कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी भी जो है वो शायद उनके साथ ना हो, लेकिन इस वक्त उनकी पार्टी भी उनके साथ है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि पीर के रोज जब वोटिंग होती है तो उस वक्त क्या जो ऑपोजिशन क्या उम्मीदवार लेकर आती है और फिर पीटीआई के जो ये दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के जो लोग हैं अब वो शायद एमपीएस जो है वो तोड़े जा सकते हैं। तो वो देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी जो है वो ही पीटीआई के वजीर आला बनने जा रहे हैं। हुकूमत अब इसमें कोई ना कोई रिच डालने की जिसे कहते हैं ना कोशिश करेगी, लेकिन लगता नहीं है कि अब कोई इसमें कोई कारआमद साबित होगी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है दूसरी खबर टीएलपी के हवाले से तहरीक लब्बैक ने अपना अमन मार्च शुरू किया फ़लस्तीन के साथ। वो कहते थे कि जी इजहार यकजहती के लिए उन्होंने शुरू करना है, अनाउंस किया और उसके बाद से जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया तो उनके जो मरकज़ है यतीम खाना में उनके ऊपर पुलिस की जानिब से धावा बोल दिया गया और उनके कई कारकुनान जो है वो जख्मी भी हुए और वो ये दावा करते हैं कि उस वक्त 4 शहादतें भी उनकी हो चुकी थी। तो उसके बाद से फिर उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको कॉल दी कि फौरी तौर पर पहुंचे। बार बार ऐलानात किए गए और बार बार कहा गया कि पहुंचे। तो उनके कारकुनान काफ़ी तादाद में पहुंचे और फिर ये जो मार्च है ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मार्च शुरू किया तो फिर मार्च जो है इसका पड़ाव जो है वो मीनार पाकिस्तान था। मीनार पाकिस्तान जब वो पहुंचा तो वहाँ पर भी स्ट्रेट फायर जो है वो फोर्सेस की जानिब से, ये पुलिस की जानिब से किए गए और वहाँ पर भी ये दावा टीएलपी करती है कि उनके कम से कम 10 से 12 लोग वहाँ पर भी शहीद हुए हैं और इसके अलावा आप 50-60 ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मी हैं उनका भी इलाज नहीं होगा, तो उनमें से भी काफ़ी शहादतों का खदशा है। अब ज़ाहिर है कि अगर बेगुनाह कोई भी हो, वो चाहे फोर्सेस हैं, आम आदमी है, कोई भी मारा जाएगा तो वो शहीद ही है। अब ये कहा जाए कि वो हलाक हो गया है, वो शहीद हो गया, अब हुकूमत इसको किस तरह से डील कर रही है? हुकूमत ने ये एक मार्च था और हुकूमत ने जैसे ही अनाउंस हुआ और हुकूमत ने कहा कि जी ये तो कोई इंतशार होने जा रहा है और हुकूमत ने फौरी तौर पर फोर्सेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये समझ नहीं आई कि हुकूमत ने फोर्सेस का इस्तेमाल कैसे शुरू कर दिया। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि टीएलपी ने या जब ये मार्च शुरू किया था तो उस वक्त तो उन्होंने कोई किसी किस्म की शरंगेजी नहीं की थी, कोई उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की थी, कोई उन्होंने कोई रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनकी ये एक कॉल थी जो कि ज़ाहिर है कि अगर कोई पॉलिटिकल राइट रखने वाली कोई मजहबी या सियासी जमात है
تو वो अगर एहतजाज की कॉल देती है तो ये उसका राइट है, वो एहतजाज कर सकती है। मुझे टीएलपी के मोटिव्स नहीं पता है कि उनके मोटिव्स क्या हैं, क्योंकि टीएलपी को उस वक्त फलस्तीन याद नहीं आया, उस वक्त गाजा याद नहीं आया जब वहां पर मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे थे, जब सेनेटर मुश्ताक जो है वहां पर गजा लेकर जा रहे थे और उनको इसराइल ने वहां पर उनको कैद कर लिया था, उस वक्त उनको याद नहीं आया। लेकिन इस वक्त उन्होंने मार्च किया, चलें जी, ये उनका राइट था, लेकिन उन्होंने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया स्टेट को, रियासत को कोई नहीं नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। लेकिन हुकूमत ने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये इश्तियाल अंगेजी करेंगे, ये शरपसंदी करेंगे, इसलिए इनके ऊपर चढ़ाई पहले से कर दो। और चढ़ाई करके आपने क्या किया कि चढ़ाई करने के बाद आपने इनको लाशें दे दी, लाशें आपने इनको दे दी तो आपने इनको और इश्तियाल दिलाया, ये लोग और मुश्तिल हुए, और लोग इकट्ठे हो गए इनके साथ, और लोग, जाहिर है कि जब किसी भी तहरीक, किसी भी एहतजाज में खून शामिल हो जाता है तो फिर जाहिर है कि आपके जज्बात जो है और ज्यादा भड़कते हैं, आप लोगों को जज्बात को और फिर और ज्यादा भड़काते हैं। तो पहले दिन से ही टीएलपी को जो हैंडल किया गया वो ताकत के जोर पर किया गया। वैसे तो ये हुकूमत जो भी एहतजाज है उसको ताकत के जोर पर ही हैंडल कर रही है। इससे पहले भी हमने जितने भी एहतजाज देखे हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर का है, या फिर दीगर छोटे मोटे जितने भी एहतजाज होते हैं, उसमें हुकूमत जो है वो यही काम करती है कि ताकत का इस्तेमाल करती है। अब ये टीएलपी पर जो ताकत का इस्तेमाल किया गया और जो लोग अब इसमें ज़ाहिर है शहीद हुए, ये अब इसका मकसद क्या था? हुकूमत ने किसी किस्म के 3-4 दिन हुकूमत ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। आज़ाद कश्मीर में भी हमने यही एपिसोड देखा कि वहां पर भी ताकत का भरपूर 3-4 दिन इस्तेमाल किया गया। जो बेगुनाह लोग हैं वो वहां पर शहीद हुए। टीएलपी के ये जो कारकुनान है वहां पर भी 3-4 दिन ताकत का इस्तेमाल करने के बाद बेगुनाह लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, कुछ लोग खवार हुए, रास्ते ब्लॉक थे, एम्बुलेंसेस में जो मरीज थे वो बेचारे जो हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच सके, खंदकें खोदी गई, रास्ते ब्लॉक थे, इस्लामाबाद वाले लाहौर, लाहौर वाले इस्लामाबाद नहीं जा पा रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन जो हुकूमत ने खुद से क्रिएट कर ली, इसका मतलब समझ में नहीं आया। अब कुछ लोगों का कहना है कि जी नवंबर का जो महीना होता है ना, इस नवंबर के महीने में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट महीना होता है और इसमें कोई खास एक्सटेंशन का मामला होता है, इसलिए ये इस किस्म के एहतजाज होते हैं। तो क्योंकि टीएलपी या तहरीक लब्बैक जो है ये बड़ी मुक्तदर हलकों में इनको इनकी सपोर्ट हासिल है, तो इन्होंने पहले भी जो फैजाबाद में धरना दिया था और यही कहा जाता था कि जी इनको मुक्तदर हलकों की जानिब से सपोर्ट हासिल थी और इन्होंने इसलिए वहां पे धरना दिया था और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। अब जो ये धरना है, अब भी ये फिर ये मार्च है, ये जो लेकर जा रहे हैं, इसमें भी इसी किस्म की क्या सराइयां जो बैकडोर लोग कर रहे हैं, यानी कि कोई ड्राइंग रूम में कर रहा है या कोई गेट टुगेदर में कर रहा है या डिस्कशन में कर रहा है या किसी कोई लंच डिनर पे जो बैठते हैं, चाय कॉफी पर लोग जो बैठते हैं, जो इस तरह की ज़ाहिर गुफ्तगू करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में और मुल्की हालात में, वो इसके ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवंबर के महीने की वजह से ये एहतजाज हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अमरीकी अड्डे हैं, ये है, फिर ये है कि कई और मसले हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। भाई मेरा तो एक ही पॉइंट है, टीएलपी के मैं किसी भी एजेंडे या किसी भी पॉइंट या किसी भी उसका जो भी एजेंडा हो, मैं उससे इत्तफाक करूं या इख्तिलाफ करूं, इसके बावजूद जो ताकत का इस्तेमाल है, जो लोगों की शहादतें हुई हैं, जो लोगों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए था। और हुकूमत अगर ये समझती थी कि टीएलपी जो है वो इंतशार की सियासत करेगी और ये सड़कों पर आकर इंतशार करेगी, तो फिर पहले से आप उनके साथ बातचीत कर सकते थे। वो कौन सी इंडिया था कि जहां पर आपने पहले उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करना था और उसके बाद फिर आपने उनके साथ बातचीत करनी थी। हुकूमत ने यही स्ट्रेटजी आजाद कश्मीर में अपनाई, वहां पे लोगों को मारा। अब फिर यहाँ पे टीएलपी के साथ भी यही हुआ कि पहले ताकत का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके साथ अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एंट्री मारी है और जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उनसे बातचीत की और मुज़ाकरात का मशवरा दिया है कि टीएलपी के साथ जो है मुज़ाकरात होने चाहिए। ये इतनी लाशें गिरने के बाद जो है वो अब मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है।
کہ اب مذاکرات TLP کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ TLP کے ساتھ مذاکرات جتنے بھی ہو جائیں، TLP کہتی ہے اور سعد رضوی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو وہ ان کے پاس لاشیں ہیں، جو ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے فلسطین کے جھنڈے میں لپیٹ کر وہ فیض آباد جائیں گے۔ اب وہ کسی طریقے سے بھی اب وہ پہنچیں گے تو ضرور فیض آباد، تو وہ پہنچیں گے۔ فیض آباد سے واپس یہ دھرنا مجھے ریٹرن ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن کیونکہ دوسری طرف پاکستان کے جو بارڈر کشیدگی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مذاکرات میں یا پھر سعد رضوی صاحب یا ان کی قیادت کوئی نرمی لے آئے، لیکن جو وہ کارکنان ہیں جو لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ نکلے ہیں، ان کو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سعد رضوی اور ان کے بھائی نے، اسد نے، کہ ہم فرنٹ پر رہیں گے اور اس کے بعد ہماری شورا ہوگی، اس کے بعد کارکنان ہوں گے۔ تو وہ فرنٹ پر ہی رہے ہیں اور فرنٹ پر ہی ہیں، انہوں نے کوئی بلٹ پروف جیکٹس نہیں پہن رکھی، نہ وہ کسی کینٹینر پہ موجود ہیں، وہ تو فرنٹ پر موجود ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ فیض آباد سے جو ہے وہ واپس آئیں گے انٹل کے کوئی جو بیک ڈور اس دھرنے کے TLP کے امن مارچ کے پیچھے کی کہانی ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی رسک پر ہے، اور عملی طور پر جہاں پر ہم ترقی کے بڑے دعوے کر رہے ہیں، عملی طور پر ہم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے مریضوں کو ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جا سکتے، اور اندرونی طور پر بھی انتشار کا شکار ہے، اور اختلاف ہے، طاقت کا استعمال ہے، گولی کا استعمال ہے، اور ہمارے پھر دوسرے محاذ جو کہ ہمارا بیرونی محاذ ہے، افغانستان کا بارڈر ہو گیا، وہاں پر بھی گولیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے، اندرونی اور بیرونی جنگ دونوں سے پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا ہر جگہ استعمال ہوگا اور اس سے معاملات حل ہو جائیں گے، میرا خیال ہے کہ اب ان کو اپنی سوچ میں تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی۔ آج کے ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔